हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में समकालीन भारत 2, जो कि हमारी कक्षा 10 के लिए है। भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और ये हमारी एनसीईआरटी के ये पूरे इंडिया में चलती है ये बुक। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में भी यही यूज़ होती है और पूरी इंडिया में भी यही यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे संसाधन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे विकास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, संसाधन वो चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उसके बाद विकास यानी कि जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी को एक गति मिल रही है, जिसे हम क्या कह देते हैं, विकास। अब विकास लोगों के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। किसी के लिए कार खरीदना एक विकास हो सकता है, तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना या फिर किसी के लिए खाना, तीनों टाइम का खाना मिलना भी विकास हो सकता है, और किसी के लिए रेस्टोरेंट खोलना एक विकास हो सकता है। तो विकास जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है, परंतु संसाधन सबके लिए एक समान होते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है उन्हें हम कहते हैं संसाधन। अब बात करते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो हमारी नीड्स को क्या कर रही हैं, फुलफ़िल कर रही हैं, और उनको जिसको बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और हमारे पास वो प्रेजेंट भी है टेक्नोलॉजी, और जो क्या होता है इकोनॉमिकली भी अवेलेबल है, संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है कि लोग भी उसको मान्य कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं, ये बता रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका हम क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके रूप में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, जो कि प्रकृति और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के आपस में सम्मेलन करके हम क्या करते हैं, मतलब ये चीज़ें हमें उपलब्ध चाहिए होती है एक संसाधन बनाने में। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। जो मानव होता है वह अपने ज्ञान से क्या करता है, जो भी प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं उनके साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है, और अपने आप को वो विकास करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, ऐसे संस्थाओं का निर्माण करता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को और अच्छे से सीख लेते हैं, यानी कि हम अपना कौशल विकास करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो जैसे कि स्कूल है, अब स्कूल मानव ने खोला हुआ है, कोई प्रकृति ने नहीं खोला है। तो ये भी क्या है, एक संस्थाएं हैं, एक संस्था है जहाँ पर बच्चे जाकर क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं, एजुकेशन बढ़ाते हैं, मैनर्स सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं वो लोग वहाँ पर सीखते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो संसाधन है एक तरीके से वो क्या है, नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए, फिर नेचर का गिफ्ट है। और कुछ लोगों का मानना है यदि मनुष्य में कौशल विकास नहीं होगा तो मतलब प्रकृति की जो ये उपहार है इनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यही है कि पहले के ज़माने में आप लोगों ने भी सुना भी होगा कैसे होता था, पेड़ पौधे भी थे, सब कुछ था, लेकिन पुस्तकें नहीं थी,
इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हमारे लिए संसाधन तब बनती है जब हम उसको जानते हैं और उसके कौशल को समझते हैं, जानते हैं और उस पर काम करते हैं, उसके लिए संस्थाएं वगैरह बनाते हैं। तभी हमारे अंदर क्या होगा, एक नई चीज़ मतलब हमारे समाज में विकसित होती है, जो क्या करती है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि जो संसाधन होते हैं वे प्राकृतिक उपहार होते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी कि जो मनुष्य जो भी करता है वो सब किसका एक रिजल्ट है। जो भी मनुष्य क्रियाएं कर रहा है वो इसका एक रिजल्ट है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप लोगों को पता होगा कि संसाधन 3 टाइप के होते हैं, यानी कि संसाधन के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव स्वयं है। इट मीन्स जो प्रकृति हमें दे रही है और जिससे हम अपनी चीज़ मतलब ज़्यादा बिना बदलाव किए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और दूसरा है जिसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जब मानव उसमें मॉडिफाई करता है, उसमें बदलाव करता है, तो क्या कर देता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की चीज़ें बना देता है। परंतु अब कहीं ना कहीं अगर मनुष्य में वह टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो ज्ञान नहीं होगा, तो वही सब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मानव को भी एक संसाधन कहते हैं। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। हमारे आसपास जो भी पाया जाता है एनवायरनमेंट में, मनुष्य उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, और उन्हें को जो चीज़ें आसपास हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, इन्हें हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, या फिर इनका एक टेबल बना सकते हैं, इनको वर्गीकरण कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि वो किस चीज़ से बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर, यानी कि वह कैसा है, दोबारा से यूज़ में आ सकता है, यानी कि दोबारा बन सकता है या नहीं बन सकता है। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका मालिक कौन है, किसने उसको बनाया है, अब व्यक्तिगत है, सामुदायिक है या राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। अब जो हमारा 4th है वो है विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि उससे हमारा कितना विकास हो रहा है या कब होगा, तो उसके आधार पर भी है। एक है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। अब यहाँ पर जो है संसाधन के प्रकार, अब यहाँ पर बता रखे हैं कि संसाधन के प्रकार जो हैं उनको बहुत ही अच्छे से सविस्तार से यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि कोई भी संसाधन कैसे बना हुआ है। जैव संसाधन क्या होता है, इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जो हमारे जैव संसाधन होते हैं उनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जैव मंडल से होती है। और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी कि जो जैव संसाधन होते हैं उनमें जीवन होता है, सांस होते हैं, उनमें विकास होता है। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, प्राणी जात यानी कि जो भी जीवित हैं चीज़ें, मछलियाँ, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि इसमें शामिल है। फिर दूसरा है अजैव संसाधन। अब दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणतः चट्टानें और धातुएं। अब आपको पता होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैव संसाधन वो हैं जो जीवित चीज़ों से बने हुए हैं, तो ऐसे अजैव किससे बने होंगे, निर्जीव वस्तुओं से। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे, चट्टानें, धातु, लकड़ी, मतलब जो सूखी लकड़ी होती है वो भी एक तरीके से क्या हो जाती है, फिर अजैव हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं समाप्यता के आधार पर, कि मतलब उसका भविष्य में वो किस हिसाब से बनेगा या उसका निर्माण कब होगा, उसके आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर उन संसाधनों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम या तो फिज़िकली या केमिकली हम क्या कर सकते हैं, उनका दोबारा निर्माण कर सकते हैं या फिर उन्हें नवीकृत कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें नवीकरणीय योग्य
अथवा पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से नवीकृत कर सकते हैं, नया कर सकते हैं और दोबारा से जिन्हें हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके उदाहरण में आएगा हमारी पवन ऊर्जा। अब आपने देखा होगा पवन अगर हम एक बार आती है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगले दिन नहीं आती है या फिर 1 महीने तक नहीं आती है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये क्या करती है, हमेशा आती है, हर रोज़ आती है। कोई महीने में एक दिन ऐसा होगा जो नहीं आती होगी, अन्यथा ये हमेशा आती है। तो ये हमारा कैसे हो गए, नवीकृत। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है, बहुत लंबे समय के बाद होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हम एक बार यूज़ कर लेते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, और वैसे ही फिर उनका निर्माण बहुत टाइम बाद होता है। ऐसे ही हमारे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, इसको जब हम यूज़ करते हैं, बाइक में डालते हैं, कार में डालते हैं, अपने व्हीकल्स वगैरह में डालते हैं, तो एक बार ये यूज़ होता है, उसके बाद क्या होता है, गायब हो जाता है, दोबारा से डलवाना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसको बनने में, ये तो भूमि के अंदर बनता है, तो उसको बनने में क्या लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक लंबा अंतराल बोल देते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। मतलब इनमें से भी कुछ धातु वगैरह हैं, वो क्या होता है, फिर से बनाते रहते हैं। जैसे सोना चांदी आप लोग घर में लाते हो, आप लोगों को एक बार अगर मतलब ख़रीद लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनः चक्रीय। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पेट्रोल डीजल की बात बताई, वो कैसा है, अचक्रीय है। जो पेट्रोल हमने एक बार अपनी बाइक में यूज़ कर लिया, उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अचक्रीय। अब स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑनरशिप, अब उसका मालिक कौन है, इसके आधार पर जो संसाधन हैं वो भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। अब सबसे यहाँ पर जो व्यक्तिगत संसाधन है, इसमें क्या होता है, संसाधन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि किसके होते हैं, एक पर्सनल अपने होते हैं, मतलब किसी समूह के नहीं होते हैं, जो खुद व्यक्ति के होते हैं। जैसे कि भूमि का मालिक होना, तो उसका मालिक कोई एक इंसान भी हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा अवांटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। अब आपको पता है जब क्या होता है, जायदाद का कोई मालिक होता है तो उसमें एक व्यक्ति विशेष होता है, सभी नहीं होते हैं। मतलब जो घरों की जायदाद ज़मीन होती है तो दादाजी होते हैं या उनके बच्चे होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारगाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा खेतों वगैरह में, अगर यूपी साइड जाओगे आप, तो हर किसी के खेतों में आपको क्या मिलेगा, एक एक कुआं मिलेगा, और उसके वो स्वयं मालिक होते हैं। या फिर कुआं नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हेड पंप वगैरह होंगे, तो उसके वो स्वयं मालिक होते हैं, उसमें कोई और उसका मालिक नहीं होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। फिर यहाँ अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। अब यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो यहाँ पर आपको आपके घर में जितने भी आपके पर्सनल संसाधन वगैरह हैं, खुद के हैं, जो आप लोगों ने खुद का निर्माण किया, उनसे मतलब अपनी लागत खुद लगाई है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तो उसकी सूची बनानी है ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। आप यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि जिसके क्या होता है, एक ग्रुप उसका मालिक होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, तो ग्रुप होगा मतलब पूरा समूह होगा, या फिर कोई विशेष धर्म के लोग उसके मालिक होंगे। तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अब जो ये संसाधन होते हैं, ये समुदाय के जो भी ग्रुप में रहता है या जो एक विशेष समूह में है, उन सब के सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। गांव की शामिलात भूमि, मतलब गांव की अब ऐसी कुछ भूमिज़ हैं जो यहाँ पर दे रखी है, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। ये किसके लिए होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है, जो भी इस गाँव में रहता है। तालाब सबको मिलता है। चारण भूमि है, किसी विशेष गाँव में है, तो सभी गाँव के सभी व्यक्तियों के लिए होगी।
और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अब सामुदायिक चीज़ें हैं तो इसमें क्या किया जाएगा, अगर हम शहर की बात करें, सार्वजनिक पार्क होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, सबका होता है। पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, स्टेडियम वगैरह होते हैं, सब जाते हैं वहाँ पे। वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं और इसको हम सार्वजनिक संसाधन भी कह सकते हैं, मतलब जिसको सभी इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे विद्यालय वगैरह होते हैं सरकारी, या सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। अगर हम एक तरीके से देखें तो अगर कोई व्यक्ति विशेष यानी कि व्यक्तिगत संसाधन भी है या फिर सामुदायिक संसाधन भी है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन ही है, क्योंकि वह राष्ट्र के अंदर आता है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का कोई संसाधन है और उससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वह उस चीज़ को रोक भी सकता है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं। अब आप लोगों ने गांव में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, ट्रेन्स की, रेल की लाइनें होती हैं तो वो मतलब सरकार की, अब इतनी ज़मीन तो है नहीं सरकारी कि हर जगह वो हर गांव में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो क्या करते हैं, उसको लोगों के खेतों में भी बना देते हैं, सड़कें भी, नहरें भी, रेलें भी। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है और जो शहरी विकास प्राधिकरण है उन्होंने क्या दिया हुआ है, भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अब जो भी देश के अंदर पाया जा रहा है, पेड़ पौधे, पानी, खनिज, तो वो सब चीज़ें किसकी हैं, देश की हैं, राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संपदा है। और जो हमारे देश की बाउंड्री से टच हो रहे हैं, जो महासागर इत्यादि, उसमें भी 12 समुद्री मील तक यानी कि 22 किलोमीटर दूर तक वो हमारे देश के अंडर में, मतलब देश के अंदर आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र की संपदा। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी विशेष देश की नहीं होती है, और जैसे कि महासागर तो किसी एक विशेष देश का नहीं हो सकता है, वो सभी का है, पूरे संसार के लोगों का होता है। तो यहाँ पर अब उन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि इंटरनेशनल्स जो भी हमारी संस्थाएं वगैरह होती हैं वो इसका ध्यान रखती है, उसे नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अगर किसी देश की बाउंड्री, सपोज़ ये भारत का दक्षिणी छोर है, अगर ये समुद्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 22 किलोमीटर यहाँ पर बताया था ना, अगर इतनी दूरी पर है, इसके अंदर में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक देश का अधिकार हो जाएगा। लेकिन जो इससे बाहर का समुद्र है, जो खाली बचा हुआ है, वो किसका है, वह सभी देशों का समान होगा, किसी एक विशेष देश का नहीं होगा। और उनको कौन कंट्रोल करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं विकास के स्तर पर। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संसाधन है वो विकास के स्तर पर कैसे हैं, मतलब कितने उनके प्रकार हैं, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो किसी भी प्रदेश में क्या हैं, प्रेजेंट हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अब संभावी संसाधन वो हैं जो प्रेजेंट तो हैं पर उनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब आपको पता है कि हमारे राजस्थान में और गुजरात में कैसा है, मतलब इसके जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, रेतीले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप भी आती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। तो वहाँ पर किस किस की ज़्यादा उपलब्धता है, हवा की, पवन जिसे हम बोलते हैं, और सौर ऊर्जा की। तो इनका वहाँ पर ये है तो, परंतु इनका क्या बोलते हैं, सही ढंग से अभी वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं। तो जो वो संसाधन जो किसी भी प्रदेश में प्रेजेंट तो होते हैं, परंतु क्या होता है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी अच्छे से विकास
मतलब वो अभी अच्छे से विकसित नहीं हो पाए हैं, इतने धन दौलत नहीं है, तो उन्हें हम कौन से संसाधन बोलते हैं? संभावी संसाधन। दूसरा हमारा संसाधन यहाँ पर है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो विकसित हो चुका है यानी कि जो अभी यूज़ में आ रहा है, उन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी संसाधन को यूज़ कर रहे हैं या उसका डेवलपमेंट होगा तो वो किस पे निर्भर करेगा कि हमें उसकी टेक्नोलॉजी कितनी आती है, हम उसे कैसे निर्माण कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। और संभाव्यता यानी कि वो हमारे आसपास कितना प्रेजेंट है या कितनी हम संभावना है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे की भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। अब यहाँ पे भंडार की बात कर रहे हैं कि भंडार के जो संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं। अब फिर उन्होंने बताया कि पर्यावरण में उपलब्ध तो है वो चीज़ें, मतलब वो पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं परंतु कहीं ना कहीं अभी भी क्या है? प्रौद्योगिकी के अभाव है, यानी कि हम उसे यूज़ करना नहीं सीख पाए, हमें नहीं पता है कैसे यूज़ होगा, तो वो किस चीज़ में शामिल होता है? भंडार में। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब आप सभी को पता होगा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा जो पानी है वो 2 तत्वों से बना होता है। कौन कौन से? H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आपको पता है कि अगर हम उसमें से हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि कैसे हटाएंगे, और हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी मिलेगा फिर अगर हम H2O में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो। परंतु इसकी अभी क्या है? हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। हमारे पास ज्ञान नहीं है तो जिन चीज़ों को हमें पता तो है कि हम इससे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो उन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? ये भंडार के अंदर आते हैं। हमारा जो अगला है वो है संचित कोश। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब ये भी किसका हिस्सा है? भंडार का, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं प्रेजेंट है तो इसलिए हम उनकी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन क्या होंगे? भंडार में शामिल होंगे। असंचित कोश भी कहीं ना कहीं भंडार के अंदर आता है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब वो हमें मतलब इसकी टेक्नोलॉजी हमें पता चल चुकी है, बट अभी हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अभी हमारे पास मतलब नॉर्मल बिजली इतनी है कि मतलब हमें अभी पानी वाली बिजली की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम पानी से बनी बिजली का उपयोग करते हैं, बट हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जो संसाधन है ये हमारे किस में आ जाएगा? संचित कोश में। अब यहाँ पर बात करते हैं संसाधनों का विकास, यानी कि जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उनका विकास कैसे करें। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है, आप मॉर्निंग में उठते हो, आप क्या करते हो? ब्रश वगैरह करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? ब्रश पूरा कर रहा है। तो वो आपका क्या है? एक तरीके से आपकी ज़िंदगी का एक अंग बन चुका है, एक इम्पॉर्टेंट महत्व मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है। तो हम संसाधनों का उपयोग अपनी जीवन यापन के लिए करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी क्या हो? उसकी गुणवत्ता बनी रहे ज़िंदगी की। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, परंतु अब आपको पता ही है कि प्राचीन समय में कैसा होता था। कोई पुस्तकें नहीं थी, परंतु मनुष्य ने टेक्नोलॉजी सीखी, नई नई चीज़ों का आविष्कार वगैरह किया, तो जिससे क्या हुआ? मनुष्य ने प्रकृति में मॉडिफाई किया, बदलाव किया और हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें बनाई।
परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब जो भी चीज़ें हमें मतलब ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें दी है, इसमें हम और बदलाव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मनुष्य इसका उपयोग करता है और क्या करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, तो जिससे क्या होती है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास्य। अब मनुष्य कैसा है, मनुष्य का मतलब कभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अगर उसे किसी चीज़ से लाभ मिल रहा है तो उसको और चाहिए उसको। तो ऐसे ही जो हमारी चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, मनुष्य क्या करेगा, उसको और ज़्यादा लेता रहेगा। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनसे पत्ते वगैरह पेड़ पौधे हैं, इनसे कागज़ बनते हैं, तो मनुष्य क्या कर रहा है, अंधाधुंध कटाई कर रहा है, अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा संसाधन कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। अब आप लोगों को पता है कि जिसके पास जितना संसाधन होगा, प्राकृतिक यानी कि भूमि वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें अगर किसी के पास ज़्यादा होंगी तो वो अमीर होगा कहीं ना कहीं, और जिसके पास नहीं होगा वो गरीब होगा। तो इससे क्या हो गया, समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। फिर यहाँ पर जो अगला बिंदु है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि कारण। अब आपको मालूम है, जैसे कि मैंने अभी बताया, फैक्ट्रीज़ वगैरह लोग खोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत ही ज़्यादा विषैले पदार्थ निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, मतलब हमारे पर्यावरण में क्या हो रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, जिससे वो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और जो भूमंडलीय तापमान का एक कारण बन रही है, जिससे ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है और हमारा पर्यावरण है जो वो प्रदूषित हो रहा है। और जब हम ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिट्टी बह रही है अपनी जगह से। अब यहाँ पर है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि हम चाहते हैं कि समाज से भेदभाव खत्म हो जाए और सभी व्यक्ति एक नज़र से, मतलब सभी व्यक्ति एक समान हो, एक नज़र से सब उन्हें देखें, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, संसाधनों का न्याय संगत यानी कि सभी में समान रूप से बांटना होगा। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम अपने देश की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या है, कंट्रोल, मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और संसाधन ज़्यादा अधिक उपयोग नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। अब हमें कितना कौन सी चीज़ कितना प्रयोग में लानी है, इसके लिए हमें क्या बनाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि वर्तमान में जो हम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग ऐसा करना कि वह हमारे वर्तमान में भी नुकसान ना दे और भविष्य के लिए भी संरक्षित रहे। जैसे कि पेड़ पौधों का अगर हम उपयोग कर रहे हैं पेपर बनाने में, तो कम से कम करना उपयोग, और ताकि भविष्य के लोगों को भी पेज मतलब वो बना सकें उससे, तो इस हिसाब से हमें कम से कम करना है और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने हैं। तो ऐसा जो भी हम चीज़ें करते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, सतत पोषणीय विकास। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है रियो डी जेनेरो, तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की। अब आपको पता चल चुका है संसाधन क्या होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन क्या है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, संसाधन नियोजन का मतलब होता है एक प्लानिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक नियोजन, एक प्रक्रिया। तो संसाधन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन नियोजन। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी कि अपने दिमाग से उसका सकारात्मक और नकारात्मक मतलब रिज़ल्ट जानते हुए किसी चीज़ को यूज़ करना और उसके लिए एक योजना बनाना, ये क्या होती है, एक सर्वमान्य रणनीति होती है।
इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको मालूम है कि जैसे जैसे मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, अंतर होता है, भिन्नताएं होती हैं। अगर हम पहाड़ों की ओर जाएं, यानी कि अपने भारत देश में उत्तर की ओर जाएं, तो वहाँ पहाड़ पाए जाएंगे और वहाँ पर अलग विशेष चीज़ें पाई जाएंगी। और अगर हम मैदान की ओर दक्षिण की साइड जाएंगे या फिर पूर्व या पश्चिम की ओर साइड जाएंगे तो वहाँ की जो भूमि है तो वो अलग होगी। कहीं पे पठार होगा, कहीं पहाड़ होंगे, कहीं पे क्या से होगा, रेतीली भूमि होगी, कहीं पे तट होंगे। तो क्या होगा, ये सब चीज़ें ही क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर पाई जाएंगी। किसी भी जगह की जो स्थल भूमि होती है वही डिसाइड करती है कि वहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति जाति पाई जाती है। जैसे कि पहाड़ है, अब पहाड़ों में क्या पाया जाता है, ठंडा होता है मौसम, तो वहाँ पर अखरोट इत्यादि पाए जाते हैं। वहाँ के पशु भी अलग होते हैं, वहाँ के मनुष्य भी अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ठंड से बचाने के कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो क्या होता है, विविधता आती है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। अब जैसे कि हमारे मैदान वगैरह हैं, वहाँ पर कुछ विशेष तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, पहाड़ों में कुछ अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। अब एक चीज़ तो हमारे वहाँ पर पाई जा रही है, जैसे पहाड़ों में अखरोट वगैरह पाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं पाई जाती हैं, तो उस चीज़ की वहाँ पर कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। अब कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन पाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ में कुछ भी नहीं पाया जाता, बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है वो कोयला है, और वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे खनिजों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अब जो हमारे देश के पूर्वी हिस्से में है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहाड़ इत्यादि हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, बहुत अधिक वर्षा भी होती है, तो वहाँ पर जल की कमी नहीं है, परंतु मूल विकास की कमी है। वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, केवल वहाँ पर पानी उपलब्ध है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। अब जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है, पवन भी उपलब्ध है, ऊर्जा भी उपलब्ध है कुछ क्षेत्रों में, परंतु वहाँ पानी की सख्त कमी है। साल में वहाँ पे वर्षा भी नहीं हो पाती है, एक बार भी, मुश्किल से कभी कभी। अब यहाँ पे लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। अब जो हमारा लद्दाख है हमारे देश में, वो कैसा है, ठंडा इलाका है, मरुस्थली इलाका है, और वहाँ पर भी मतलब ये भी हमारे देश के अन्य हिस्सों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, और यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत का धनी। परंतु वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, संसाधन नियोजन की, यानी कि किस चीज़ को कितना उपयोग में करना है। इसके लिए हमें एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक क्रिया बनानी होगी कि यहाँ पर हम इस चीज़ को इतना यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन, यानी कि भारत में कैसे हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं, कैसे एक प्लानिंग कर सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात करते हैं, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। अगर हम एक संसाधन परियोजना मतलब नियोजन करना चाहते हैं, एक प्रक्रिया बनाने चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये कैसी होगी, एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होगी जिसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं क, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि देश के कौन से हिस्से में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, और फिर उसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। जैसे कि हम लिख देंगे कि जैसे राजस्थान का कोई पर्टिकुलर ज़िला होगा, उसका नाम लिख देंगे, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है वो लिख देंगे। या फिर झारखंड जो मध्य प्रदेश है, इसके नाम हम क्रम से लिखेंगे, और उसके बाद कौन से ज़िले में पाई जाती है, और फिर यहाँ पे संसाधन की उपलब्धता, यानी कि कौन सा संसाधन पाया जा रहा है, जैसे कि कोयला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तालिका बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण
मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। अब वो कितना वहाँ पे पाया जा रहा है ये हम मतलब नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से जो संसाधन नियोजन एक मुश्किल कठिन प्रक्रिया है। दूसरा है हमारा ख, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाएं नियोजन ढांचा तैयार करना। यानी कि अगर हम संसाधन विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक योजनाएं बनानी होंगी, जिसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगी, कौशल सिखाया जाएगा, संस्थाएं होंगी, तो हमें ये सब भी तैयार करना होगा, तभी हम किसी संसाधन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हम उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास उसके बारे में पता होगा कि कैसे यूज़ करना है, उसके लिए कौशल होगा, स्किल होगी हमारे अंदर, और एक काम करने के लिए एक क्षेत्र होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, तो हम तभी संसाधन विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। यानी कि जो भी संसाधन विकास है जिससे हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, किससे, हमारे देश के विकास से। ऐसा ना हो कि उसे मतलब हमारे देश को इससे नुकसान हो। संविधान के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अब हमारा देश, आपको पता है, जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद हम लोगों ने, मतलब जनता ही यहाँ पर शासन करती है, तो बहुत सारी नीतियाँ बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं। तो जो हम जो हम विकास करना चाहते हैं, ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से ही शुरू कर दिया था। प्रथम, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि किसी क्षेत्र का विकास हो तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, मतलब जो मूलभूत चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे संसाधन ही उपलब्ध हों, वहाँ पे प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए, एक संस्थाएं भी होनी चाहिए जहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाए। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि किस कार्य को कैसे करना है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। अब हमारे देश में, आप सभी को पता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न राज्य पाए जाते हैं जो आर्थिक रूप से सभी एक जैसे नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई गरीब है, कोई मतलब उससे थोड़े ऊंचे स्तर पर है। तो संसाधन तो वहाँ पर उपलब्ध हैं, परंतु वहाँ पर क्या है, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो इसलिए हम उन्हें पिछड़े प्रदेशों में गिनते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब कुछ हमारे ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पे संसाधन नहीं हैं, परंतु वो क्या हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, विकसित हैं। और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। अब जहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, कोई भी अगर हमारे देश में आएगा या हम भी हैं अगर कहीं जाएंगे तो हम वहीं जाएंगे जहाँ पे सारे संसाधन पाए जाते होंगे। तो इसी प्रकार जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, तो उन लोगों ने भी कहाँ से हमारे देश में आक्रमण स्टार्ट किया था, जहाँ पर सभी चीज़ें पाई जाती थी, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, कहीं ना कहीं वहाँ पर सभी संसाधन पाए जाते थे। वह किसी गाँव में नहीं गए थे इन सब चीज़ों के लिए, मतलब अपने आप को बसाने के लिए या रहने के लिए। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब देखो, संसाधन हमारे देश में मौजूद थे, मतलब उपलब्ध थे, और प्रौद्योगिकी यानी कि वो टेक्नोलॉजी, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें वो अपने देश से सीख कर आए थे। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, संसाधनों का शोषण किया, यानी कि हमारे बहुत से संसाधन इस्तेमाल में लिए, बहुत ज़्यादा। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। और अगर कोई संसाधन है तो वो किसी प्रदेश में तभी विकास कर सकता है अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास उस चीज़ के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी होगी और उसका वहाँ पे विकास भी होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का विकास कर सकते हैं अपने प्रदेश में। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है।
अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, पेड़ पौधे इतने उपलब्ध थे पहले, मतलब हमें नहीं पता था हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें टेक्नोलॉजी मिली, हमने वो स्किल्स डेवलप की, तब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संसाधन होना ही विकास की निशानी नहीं है, उसके लिए प्रौद्योगिकी भी होना, उपलब्ध होना और मानव संसाधन, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण, यानी कि संरक्षण की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो या उपयोग हो, तो तब हमें किसी भी चीज़ को बचाने की ज़रूरत पड़ती है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब हमें पता है अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे विकास में क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अब हमारे पास संसाधन हैं और हम बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव हो रहा है, बस उपयोग करे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरण में क्या होगी, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और जब हम ये नहीं देखेंगे कि संसाधन से हमें लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और हम सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करते कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे क्या है, इन्वायरमेंट में मतलब समस्याएं आएंगी। तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करेंगे, संसाधनों का संरक्षण करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। अब जो ये संसाधन की जो संरक्षण है, ये चीज़ें बहुत ही पहले से चलती आ रही हैं। इसके लिए कई नेताओं ने, चिंतकों ने, समाज सुधारकों ने भी क्या किया है, पहल करी थी, मतलब इसकी ओर आगे बढ़े थे। अब यहाँ पर गांधी जी के कुछ विचार दिए गए हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि अगर हमें सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है तो ये ऐसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन एक लालच एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम क्या है, लेकिन उसका लालच को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। यानी कि अगर हमें सिर्फ अपना खाना इतना खाना चाहिए कि हम अपना पेट भर सकें, तो ये तो हम कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम स्टोरेज में रख दें। तो यहाँ पर ये गांधी जी के विचार थे। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हाशिए के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो संसाधन ख़त्म हो रहे हैं या बर्बादी की ओर हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, तो ये क्या है, किसी भी मनुष्य की एक तो ये लालची की बात हो सकती है या फिर अपने स्वार्थ के लिए। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदायों द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। बस जो हमारे गांधी जी हैं, उनका ये कहना है, मतलब वो क्या थे, वो चाहते थे कि किसी भी उत्पादन का अत्यधिक उत्पाद ना हो, कम मात्रा में उत्पाद करो, जितने में हम खुश रह सकते हैं या फिर जितना हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है भूमि संसाधन। अब हमारे यहाँ पे विकास क्या बोलते, संसाधन जो था वो समाप्त हो चुका है, मतलब जो वर्गीकरण वगैरह थे, उसके बाद हमने संसाधन नियोजन पढ़ा, भारत में संसाधन नियोजन पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन, यानी कि जो भूमि है हमारी, वो किस प्रकार एक संसाधन है, किस प्रकार बटी हुई है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग करते हैं। अब आपको सभी को पता होगा, अगर हमें खाना खाना है या गाड़ी चलानी है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, भूमि का। तो भूमि हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। अब आपको पता है, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि हमें कुछ भी करना है तो हम किस पे करते हैं, वो काम भूमि पे करते हैं। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे मतलब प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी भूमि पर ही लगे हुए हैं। जो पशु पक्षी हैं वो भी हमारे भूमि पे ही रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, भूमि एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। अब भूमि हमारी एक ऐसी है
जिसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा तो नहीं सकते, परंतु प्राकृतिक कारणोंवश या फिर मानव की गलतीवश हम इसको कम कर ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, जो भूमि है वो एक लिमिटेड एरिया में है, मतलब हमें पता है वो कभी मतलब ऐसे बढ़ा नहीं सकते हम उसे, तो हमें कैसे करना चाहिए उसका उपयोग, एक योजना की तरीके से, मतलब योजना बना के तब उसका उपयोग करना चाहिए कि उससे हमें ना तो मतलब बहुत अधिक नुकसान हो। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं, अभी भारत के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भारत में भूमि है वो अलग अलग आकृतियों में पाई जाती है, जिसमें पहाड़ होंगे हमारे, जिसे हम पर्वत बोलते हैं, पठार होगा, मैदान होगा और द्वीप वगैरह होते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 43% है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है, हमारा मैदान है, जो किस लिए हमारे उपयोग में है, मतलब इसमें हम फसल वगैरह इत्यादि आराम से कर सकते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। अब जो हमारा इंडिया है इसका जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से 43 में मैदान है, 30 में पर्वत हैं, तो 30% की बात कर रहे हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। अब पहाड़ों में नदियाँ निकलती हैं, आप सभी को मालूम है, और वहाँ का जो व्यू होता है, दृश्य होता है, वो देखने लायक होता है। तो ये सब किस चीज़ में हमारा मदद करते हैं, मतलब ये हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। अब अगर हम देखें कि जो टोटल हिस्सा है हमारे देश का, उसमें से 27 में क्या है, 27% में पठार है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यानी कि अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो हमें खनिज इत्यादि मिलते हैं, तो हमें कहाँ से मिलते हैं, पठार से, और वो हमारे देश के कुल क्षेत्र मतलब जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 27% है। अब यहाँ पे बात करते हैं भू उपयोग, यानी कि जो भूमि है उसके उपयोग की। सबसे पहले बात करते हैं भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। अब भूमि का उपयोग हम किस किस चीज़ में करते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले वन, यानी कि जो हमने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं या प्रकृति ने जो लगाए हुए हैं, तो इसके लिए उपयोग कर रहे हैं। फिर है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब कृषि के लिए जो अनुपलब्ध है, यानी कि कुछ भूमि हम कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके भी यहाँ पे कुछ क्लासीफाई किया हुआ है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि वो भूमि है जो बंजर है या कृषि जिसमें हम नहीं कर सकते हैं, तो किस में आ जाएगी, सेकंड पॉइंट में आ जाएगी। गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि, और इनका उपयोग, जो ये भूमि है इसका उपयोग भी हम किस में कर रहे हैं, इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में। फिर हमारी जो तीसरी है वो है पड़ती भूमि अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि पड़ती भूमि, इसमें है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, यानी कि इसमें क्या है, ये हमने चारागाह के लिए छोड़ रखी है या अन्य कामों के लिए छोड़ रखी है। फिर दूसरा है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। और ये क्या है, वृक्षों इत्यादि के लिए छोड़ रखी है हमने, फसलों के लिए छोड़ रखी है, विविध वृक्षों के लिए छोड़ रखी है, जो कि इसमें शामिल नहीं है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, यानी कि इसको में हम बार बार हल वगैरह नहीं लगाते हैं। अब है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। अब आप लोगों को पता है जब हम बार बार कृषि करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, भूमि की जो खनिज वगैरह जो उसमें होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें अच्छे से प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाते हैं, मतलब उत्पादन सही नहीं हो पाता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो 5 साल से अधिक जिस पे हल वगैरह ना जोता गया हो या कृषि ना की गई हो। फिर है प्रति भूमि। अब क्या होता है, वर्तमान प्रति, यानी कि जहाँ 1 वर्ष या कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं 1 साल तक कृषि नहीं करते या 6 महीने के लिए खेती को छोड़ देते हैं कि ताकि उसमें गुणवत्ता बन जाए भूमि में। फिर है ब्रो, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति। अब पुरातन प्रति या फिर प्रति भूमि किसे कहते हैं, जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, प्रति भूमि। अब शुद्ध
बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम निवल भी बोलते हैं। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अब जहाँ पर भी हम कृषि करते हैं, जहाँ हम फसलें बोते हैं और काटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब एक वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या करते हैं हम? कृषि एक से पार बोते हैं जिस क्षेत्र में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध या फिर निवल बोए गए क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसे क्षेत्रों को हम और क्या कहते हैं? सकल कृषित क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि जहाँ पर हम बार बार कृषि करते हैं साल में, यानी कि साल में जब एक से अधिक बार फसल उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि किस प्रकार यहाँ पर उपयोग होता है, यहाँ पर अब आपको बताया जाएगा। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि भू उपयोग की निर्भरता मतलब कैसे निर्धारित होती है, वहाँ की आकृति कैसी है भू की, जलवायु टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, मिट्टी कौन सी है, और वहाँ पे मनुष्य कितने रहते हैं, वहाँ पे कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी कैसी संस्कृति है, तो ये सब चीज़ें क्या है इसमें शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। अब जो 32 लाख है हमारा देश का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो इसमें भी इसका हमें 100% का आंकड़े हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं, सिर्फ 93% आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पूर्व उत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से सिर्फ हमारे पास किसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं? असम के उपलब्ध हैं, बाकी के नहीं हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। अब जो हमारे मतलब देश का जो उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान या फिर चीन के पास हैं, उसका भी क्या है इसमें आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जो हमारे चारागाह वगैरह हैं, मतलब हमने जो पशुओं के लिए छोड़ दी थी भूमि, वो भी अब क्या हुई है? कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? अब जो पशु हमारे पास इतने सारे हैं, इन्हें हम कैसे चारा देंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रतिभूमि ज़्यादा है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी नहीं है, भूमि नहीं है जहाँ पे अच्छे से फसल की जा सकती है। तो अगर हम ऐसी भूमि में भी फसलें वगैरह उगाएंगे तो इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूची क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। और ऐसे क्षेत्र को भी अगर हम भूमि में ही निवल जो भूमि है, यानी कि जहाँ पर हम ये जोड़ लें इसे कि एक साल में अगर 3 बार वाली जहाँ पे फसल होती है उस भूमि में भी अगर हमसे जोड़ें तो भी ये कितनी हो पाएगी? 54% तब होगी। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न राज्य हैं, वहाँ की भूस्थल वगैरह अलग अलग है, टेम्परेचर अलग है, वहाँ की क्लाइमेट्स वगैरह अलग हैं, तो वहाँ का जो शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र है वो भी अलग अलग होगा। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। अब हरियाणा और जो पंजाब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि वगैरह होती है, लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी की समस्या होती है, यानी कि जहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती है या फिर जहाँ पे नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या है? कम कृषि होती है, जैसे कि 10% ही होती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब है इसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, हमारे देश की जो राष्ट्रीय वन नीति थी तो वो कब थी? 1992 की बात कर रहे हैं, 52 की बात कर रहे हैं। वनों के अंतर्गत 3% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिनकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। अब यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। मतलब 33% जो है वो किस में है, वनों के क्षेत्र में पाया जाता है। भूमि जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जंगलों पर डिपेंड करते हैं। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो बस्तियाँ वगैरह हैं, सड़कें वगैरह हैं, ये सब भी क्या है, कहीं ना कहीं हम ऐसे क्षेत्र में इनको बनाते हैं जहाँ पे गैर कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, जो मतलब जहाँ पे कृषि ना हो। परंतु जो हम ये पेड़ पौधे अत्यधिक काटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी किसका एक कारण है, भूमि संसाधन का निम्नीकरण का। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। यदि हम ऐसे ही मतलब रेल लाइनें, सड़कें, बस्तियां, घर इत्यादि बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें भूमि संसाधन की कमी देखने को मिलेगी, जो क्या होगा, हमारे एक समस्या का कारण बनेगी। अब बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। यानी कि भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का कम होना या उसका घटाव होना, और फिर उसके बाद उसका हम संरक्षण कैसे करेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। मतलब जो भूमि हमारे घर वाले पहले यूज़ करते आए हैं, पूर्वज व्यक्ति, दादा दादी या उनके माता पिता या उनके दादा वगैरह, तो उसी को हम भी इस्तेमाल में ला रहे हैं। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% या कि प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जो भी हम खाना या घर वगैरह बनाते हैं, ये सब हम कहाँ से प्रतिशत, मतलब जो भी ये चीज़ें हैं, ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो भी मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है, उससे सिर्फ भूमि को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। और जो मतलब भूमि को और नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो उनको भी उससे क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि जो उपयोग में नहीं है, जो खाली पड़ी हुई है, बर्बाद हो रखी है, उसे कितनी 13 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, मतलब जहाँ पे क्या है, वन वगैरह हैं। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, यानी कि जहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अब कुछ मनुष्य की क्रियाकलाप भी बताई गई है कि जो निम्नीकरण में सहायक है। वन उन्मूलन यानी कि वनों को अत्यधिक मात्रा में काटना, अति पशुचारण करना, खनन करना भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। और मतलब जो गड्ढे वगैरह करते हैं खनन में, उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी कि वहाँ पे पशुचारण बहुत ज़्यादा है, तो जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पौधे की जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ पा रही हैं और मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये है हमारे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। अब हम बहुत ही ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर बहुत अधिक सिंचाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, मिट्टी की ऊपर की मतलब जिसमें गुणवत्ता होती है वो बह जाती है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और
सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पर हम मार्बल्स या कांच के बर्तनों का काम करते हैं, जिससे क्या होगा, जब किसी बर्तन को शेप दी जाती है तो उसमें उसको काटते वगैरह हैं तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में एक धूल उत्पन्न होती है जो कुछ समय बाद भूमि पर बैठ जाती है और कहीं ना कहीं एक पतली परत बना देती है जो पानी को भूस्थल पर जाने से रोकती है। तो इससे भी क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जो उससे पानी निकलता है गंदा, कहीं ना कहीं वो क्या है, जल प्रदूषण का भी एक कारण है और भूमि प्रदूषण का भी एक मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं कि भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का जो बहाव है, जो एक जगह से चली जाती है दूसरी जगह, उसको रोकना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वनारोपण और चारागाह का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। यानी कि अगर हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं और चारागाहों का एक उचित स्थान बना दें कि यहाँ पर चारागाह होगा, बाकी जगह नहीं करेंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारे लिए एक मदद कर सकता है। अब है पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट बनाकर, जहाँ पर अधिक से अधिक मतलब पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह में, और वहाँ पे हवा के साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, खेत के चारों ओर पेड़ लगा सकते हैं लाइन में, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, मिट्टी कम बहे, कम उड़े। तो इसके लिए हम शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण और रेतीली टीलों से कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पशुचारण को कम कर लें या नियंत्रण में कर लें, या फिर जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी हम क्या करें, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दें। इससे भी क्या होगा, मिट्टी का कहीं ना कहीं जो कटाव है वो कम हो जाएगा। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, जो बंजर भूमि है उसका भी हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, एक मैनेजमेंट करना चाहिए। खनन नियंत्रित और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और जो हमें औद्योगिक जल मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री से जो पानी आता है गंदा, उसको भी हमें कैसे चाहिए, परिष्करण करना चाहिए और तब हमसे नदी नालों में बहा देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मृदा संसाधन की, यानी कि अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, भूमि पढ़ा। भूमि उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं या किसी भी चीज़ को जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो एक पतली परत होती है मृदा, उसे हम कहते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी तथा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब सबसे पहले बात यह है कि जो मृदा है वो कैसा है, एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसे क्या है वो दोबारा मतलब जिसका निर्माण हो सकता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है और इसी से पौधों का विकास होता है, क्योंकि इसकी जड़ें मतलब जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी में रहती हैं, मृदा में रहती हैं, जो उसे पोषक तत्व देते हैं, विकास में मदद करते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। जो मृदा है वो एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी कि अगर हम कहीं पे मृदा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ का मौसम भी कहीं ना कहीं कारक है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की कैसी वो जनक सेल है, यानी कि किससे, कौन सी सेल से वो बनी हुई है वो भूमि वहाँ पर, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उच्चावच कैसा है, कम है, ज़्यादा है, जैव पदार्थ वगैरह वहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी, और एक समय भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और अब हम बताते हैं, अगर हम कुछ सेंटीमीटर मृदा बनानी है, अगर हमने 1 सेंटीमीटर भी मृदा बनानी है तो इसमें भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मिट्टी हमारी कैसी है, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पे मिट्टी की जो ये है क्या बोलते हैं, भूमि का एक स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है कि कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऊपरी भूमि होती है, यानी कि जो मृदा होती है, इसमें ये ग्रीन होती है, इसमें पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके बाद क्या होती है, चट्टानें वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद और पुरानी चट्टानें, और उसके बाद सबसे मोटी मोटी चट्टानें होती हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन,
बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। यदि किसी बड़ा चट्टान आप समझ लीजिए आपके सामने है और उस पर अगर तेज़ी से बारिश आके लगेगी या ओले लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रैक होगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, कुछ सालों बाद, या फिर हो सकता है इसमें आप मतलब कुछ 100 साल भी लग जाएं। और कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, उससे मिट्टी के कण बनने शुरू होंगे। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। मतलब इसमें किससे, निर्जीव चीज़ों से भी बनती है और जो सजीव चीज़ें हैं उनसे भी बनती है। कहीं ना कहीं मृदा मतलब जो पशु वगैरह होते हैं या कीट पतंगे होते हैं या मनुष्य वगैरह होते हैं, इनके सड़ने गलने से भी मृदा बनती है। और कहीं ना कहीं पत्ते वगैरह जो होते हैं, अजीब चीज़ें होती हैं, लकड़ी वगैरह होती है, उससे भी मृदा बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब यहाँ पर बता रखे हैं कि मृदा किस प्रकार बनी है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं कि उसका रंग कैसा है, उसकी गहराई कैसी है, कितना टाइम हो गया, कितना गठन है, कि कौन कौन से उसमें केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इन सब के आधार पर जो भारत में है मृदा के प्रकार दे रखे हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अलग अलग स्थलकृति भारत में पाई जाती है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार हैं, तो उस हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर भी अलग होगा, भू आकृति भी अलग है, जलवायु अलग होगा, वनस्पति भी, वहाँ पे पेड़ पौधे भी अलग ही पाए जाएंगे। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं और जिसके कारण क्या होगी, अलग अलग प्रकार की मृदाएं हमारे देश में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है ये हमारे देश में मतलब काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है और कहीं ना कहीं यह बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी कि जो नदियाँ अपने अंदर बहाव करके ले आती हैं जो चीज़ें, ये मृदा उससे बनी हुई हैं। और वो 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जो ये नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये भी क्या है, इनके आसपास के जो डेल्टे हैं वो भी किससे बने हैं, जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा में रेत, शिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता है। यानी कि जब सपोज़ यहाँ से अगर नदी निकल रही है, पहाड़ में से यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा मोटा चट्टान पाएगी, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी कम, और यहाँ पे बिल्कुल जो उसका साइज़ होगा वो घट जाएगा, यानी कि एकदम छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे छोटा छोटा, फिर ऊपर जाते जाते बड़े पत्थरों का आकार ले लेंगे। यानी कि मृदा के जो कण हैं वो आकार उनका बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने इंडिया का मैप दिया हुआ है कि कौन सी मिट्टी कितनी पाई जाती है, यह आप देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे बता रखा है कि जो ग्रीन वाली है, डार्क ग्रीन, वो कौन सी है, पर्वत और वन वाली है। तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी ऐसे कर सकते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समय मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वारा चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। अब जो मैदानों में थोड़े क्षेत्र में चौ जैसी आकृति, यानी कि जहाँ पे वो घूम लेती है नदी, वहाँ पर ये पाई जाती हैं ऐसी मृदाएं और मोटे कण होते हैं वहाँ पर। अब कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब हम आयु मतलब मृदा की पहचान उसकी उम्र के हिसाब से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मृदा पहले की है तो हम उसे दूसरी मृदा के नाम से जानेंगे, और अगर वहाँ पे मृदा अभी मतलब कुछ समय पहले ही आई है तो उसे अलग नाम से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो जलोढ़ मृदा है वह 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर के नाम से, और जो नया जलोढ़ होती है उसे खादर के नाम से जानते हैं।
बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो बांगर है, जो पुरानी मिट्टी है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं उस मिट्टी में, उसको हम बांगर कहते हैं, पुराना जलोढ़ को। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, और जो खादर है यानी कि नई जलोढ़ है, जो नदी के साथ अभी अभी नई मिट्टी बहकर आई है, वो ज़्यादा कैसी होगी, गुणवत्ता होगी उसमें, और ये छोटे छोटे कण उसमें पाए जाएंगे। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अब जो जलोढ़ मृदाएं हैं, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, उपयोगी तो होती है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती हैं। और जो मृदाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तत्व वगैरह हैं या फिर खनिज वगैरह वो कौन से पाए जाते हैं, पोटास, फॉस्फोरस और चूना, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। और इस वाली जो जलोढ़ मृदा है, इसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलें। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। और वहाँ पर क्या है, जो मिट्टी है वहाँ पर जलोढ़ मृदा है, ज़्यादा उपजाऊपन पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे गहन कृषि करी जाती है, यानी कि एक साल में 2-3 बार वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, और वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब जहाँ पर सूखा रहता है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ उनमें ज़्यादा नमक की मात्राएं होती हैं। अगर हम उनमें सिंचाई करें और उनमें सही उपचार करें तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं काली मृदा की। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है रेगर मृदाएं कौन सी होती हैं, तो आपको ये याद रखना है, जो काली मृदाएं होती हैं उन्हें रेगर मृदा कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो रेगर है, काली मृदा है, उसे हम काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास उगाई जाती है, उगाई नहीं जाती है, ज़्यादा जो पैदावार है वो कपास की होती है, तो इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह माना जाता है जो जलवायु है और जनक सेल, यानी कि जो पुरानी चट्टानें वगैरह हैं, जो सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया ज़्यादा, जलवायु और जनक सेलों ने। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बैसाल्ट में क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, और लावा जनक सेलों से बनी हैं। अब जो ये काली मृदाएं हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, जो दक्कन पठार है भारत में, उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में। यानी कि जैसे यहाँ पर ये बेसाल्ट है, तो इसमें कहाँ पाई जाएगी, उत्तर के पश्चिम भाग में, इस ओर। यानी कि सपोज़ ये है तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा, इसके पश्चिम में, इस ओर पाई जाएगी। और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। मतलब ये जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मालवा में। मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और ये मिट्टी जो है वो अधिकतर पठारों में पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों पर। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है और चूना होता है। और जो ये मिट्टी होती है ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है वाटर को, परंतु इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। जो फॉस्फोरस है वो इसमें कम होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अब जब गर्मियों का मौसम आता है और सूखा पड़ जाता है, आपको तो पता है, जैसे महाराष्ट्र है, ये बहुत ही गर्म इलाके में आता है, और इससे कर्क रेखा होकर भी गुजरती है उधर, मतलब ये कर्क रेखा के आसपास में ही पाया जाता है पूरा महाराष्ट्र कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही क्या होता है, वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं गर्मी के महीने में।
इस मिट्टी में, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। अब वहाँ पे जब गर्मियाँ पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम हो जाता है तो दरारें आ जाती हैं मिट्टी में, जिससे क्या होता है हवा इजीली पास हो जाती है, यानी कि जो बाहरी हवा है वो अंदर चली जाती है और अंदर की बाहर आ जाती है। गीली होने पर ये मृदाएँ चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। अब ये मिट्टी ऐसी होती है, अगर ये गीली हो जाएगी तो बहुत चिपचिपी हो जाएगी, आप इसमें चलोगे तो ये आपके पैरों पर चिपकने लगेगी। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, यानी कि इसको हम जब मानसून जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसी 1-2 बारिश हो जाती है उसके बाद इसमें फसल उगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। जो लाल और पीली मृदा है ये जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर विकसित हुई है, और ये दक्कन पठार है जो इसके पूर्व में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये सपोज दैट कि दक्कन पठार है, तो यहाँ पर कहाँ पे है, इसके पूर्व में, इसके पूर्व और दक्षिणी हिस्से में। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा मैदान के पास। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जो ये मिट्टी है लाल और पीली मृदा, इसमें जो लाल रंग है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें आग्नेय होती है और रूपांतरित चट्टानें होती हैं और उसमें लौह जो धातु है वो अत्यधिक पाया जाता है, इसलिए इनका रंग पीला रंग, और पीला रंग इसमें किस लिए होता है, जल योजन के कारण होता है। अब बात करते हैं लेटराइट मृदा की। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। अब यहाँ पर बात करते हैं लेटराइट जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक शब्द से, जिसका जो वर्ड था लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट, यानी कि कहीं ना कहीं ये ईंट जैसी होती है, मतलब इसका कलर। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। और इनका ज़्यादा निर्माण कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण में, यानी कि जहाँ पे तापमान कैसा होता है। यह जो मृदा है ये अधिकतर वहाँ पाई जाती है भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरती है, यानी कि जो पृथ्वी के बीचों बीच का जो भाग है वहाँ से एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम काल्पनिक रेखा है जो उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, वहाँ पर ये मृदा ज़्यादा पाई जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और शुष्क भी एकदम हो जाता है मौसम, तो इसलिए यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी लीचिंग का परिणाम है, और यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है इसलिए यह बन जाती है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, और ये कैसी होती है, अधिकतर अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, इसमें ज़्यादा पोषक नहीं पाए जाते। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाई जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में और पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाया जाता है। तो और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है, पर्याप्त रूप से पाई जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या होता है जहाँ पर अर्धशुष्क होता है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पर इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है, और इसमें भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि बहुत जल्दी बह जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी पाई जाती है। अब इसमें बता रहे हैं कि जो ये मृदा है ये कहाँ पर है, ज़्यादा कर्नाटक में है, केरल है और तमिलनाडु में है, और वहाँ पर इसमें चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। अगर आपसे बोलें कि काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो वो कौन सी होगी, हमारी होगी वह लेटराइट। और ये कहाँ पर होता है ज़्यादा काजू की फसल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की।
अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा, यानी कि जो रेत होती है वो वाली मिट्टी होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इनका रंग कैसा होता है? लाल भी होता है और भूरा भी होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा भी होती है और रेत वाली होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा नमकीन वाली मिट्टी होती है, जिसमें हम झीलों के इस्तेमाल से नमक भी वहाँ पे बना लेते हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर उच्च तापमान होता है और शुष्क होता है, यानी कि सूखा हुआ, पानी की बहुत आर्द्रता कम होती है, मतलब एकदम। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल वाष्पन हो जाता है, जिससे क्या होता है? तापमान तो होता ही है वहाँ पर अधिक, और वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम यानी कि नमक की मात्रा बहुत बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। सबसे पहले जो नीचे की मृदा है उसमें चूने की कंकर पाए जाएंगे, उसके ऊपर क्या पाया जाएगा? चूने के कंकर तो नीचे पाए जाएंगे, ऊपर क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा। इनके कारण मृदा में जल अंतः संयदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। अब आपको मतलब जैसे ही मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं तो ऐसा लगता होगा कि जैसे वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है उत्पन्न, और रेत आपके आगे आ जाएगी। तो जो ये मिट्टी है ये लाल और भूरे रंग की होती है, और ज़्यादा जो गर्म इलाके होते हैं, शुष्क इलाके होते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो ऊपर की परत होती है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम की जो नीचे एक सतह होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंकर वगैरह पाए जाते हैं, चूना पाया जाता है। तो जिस कारण क्या होता है, चूना जब जम जाता है तो पानी को नीचे जाने से रोक देता है, भूस्थल में भौम जल के रूप में जाने से रोक देता है, जिससे इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। अब बात करते हैं वन मृदा की। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं जो वन मृदा है वह जंगल, पहाड़, पर्वतीय ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, और ये मिट्टी में जो कैसे बन रही है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो पहाड़ के पर्यावरण होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। जो नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास घाटियाँ इत्यादि होती हैं, उसमें कैसी होती है? दोमट होती है और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। अब जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, बहने लगती है, वहाँ पर कैसे होते हैं? मोटे मोटे कण होते हैं, लेकिन नीचे नीचे जाते जाते कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, और ये अधिशीलक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। अब जब जो भी मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती है तो वो एसिडिक होती है, और प्लस ह्यूमस की मात्रा भी वहाँ कम हो जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब बात करते हैं जहाँ पर नदी घूमती वगैरह है या और नीचे को जाकर क्या हो जाती है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद करते हैं बात मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के घटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? जब मिट्टी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है या बह जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। अब हमें इसे बचाना चाहिए तो इसी को हम संरक्षण कहते हैं। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, यानी कि अगर कहीं से मिट्टी बनी है तो बहकर कहीं और चली जाएगी, और ये प्रक्रिया कैसी है? एक साथ चलती रहती है। यानी कि अगर यहाँ की मिट्टी बहकर यहाँ पहुँच गई तो यहाँ पे क्या हो गया? मिट्टी का निर्माण हो गया दूसरी, मतलब जो यहाँ से बहकर यहाँ गई मिट्टी वो यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है? साथ साथ चल रही हैं, और दोनों में संतुलन होता है, मतलब दोनों में बैलेंस होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह को क्या करते हैं? पशुचारण, वहाँ पे चराते वगैरह हैं, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, खनन मीनिंग वगैरह करते हैं, तो ये जो बैलेंस होता है ये क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा
अपर्दन करते हैं। अब कुछ तो यहाँ पे मानव के कारण जो जिसकी वजह से मृदा अपर्दन हो रही है वो तो हमने बताया, जैसे कि हम खनन वगैरह कर रहे हैं या फिर हम वन काट रहे हैं बहुत ज़्यादा या अति पशुचारण कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक के कारण भी होता है। मिट्टी का नुकसान जो बह जाती है वो हवा की वजह से हो सकता है, हिम नदी की वजह से हो सकता है, उसमें बहकर वो नीचे आ जाती है। और बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो बहती मृत्तिकाएं युक्त हैं, मतलब इसमें मृत्तिकाएं वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, जिन्हें हम अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खा भूमि कहते हैं, बैड लैंड इन इंग्लिश। और जो भूमि मतलब जोतने लायक ना हो, जैसे कुछ हमें रिसीव ना हो पाए, अच्छे से उपजाऊ ना हो, उसे हम उत्खा भूमि कहते हैं और इंग्लिश में बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ड भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है कि खड़ड भूमि किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्खात भूमि लिखकर ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर जोतने योग्य भूमि ना हो। जो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो जल है वो बहुत सारे क्षेत्र को क्या कर लेता है, ढक लेता है, और ढाल के साथ क्या होता है, नीचे की ओर बह जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। अब जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर चली जाएगी। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है, यानी कि शीट इरोजन, मतलब पूरी की पूरी चादर बहकर नीचे आ जाना। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ बारिश हुई और ये ऐसे ढाल वाला था तो उसमें पूरे में बारिश होगी और ये पूरी जो इसकी ऊपर की परत है ये बहकर नीचे आ जाएगी, और पूरी की पूरी परत जो नीचे आ जाएगी तो इसी को हम क्या कह देंगे, चादर अपर्दन। पवन द्वारा मैदान तथा ढालों क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। अब जो पवन अपर्दन है ये कहाँ पर आता है, ज़्यादातर ये मैदानी क्षेत्रों में आता है, या फिर जहाँ पे ढाल होती है, जैसे कि पहाड़ है, ऐसे ढाल होता है ना पहाड़ में, इस प्रकार। हाँ, तो इस वाले भाग में जैसे हवा आएगी तो इसकी मिट्टी को बहकर ले जा लेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पवन अपर्दन। आपको याद रखना है कि ये अपर्दन किसकी वजह से हो रहा है, पवन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे पवन अपर्दन कहेंगे। लेकिन ये उड़ाकर किसको ले जा रही है, मृदा को, ये याद रखना है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। अब कृषि के कुछ गलत तरीके भी हम अपना लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहाड़ है सपोज, और इसमें हम ऐसे करके मतलब बिल्कुल सीधा हल जोत देते हैं, जिससे क्या है, पानी जब लगाते हैं तो सीधा बह जाता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। यानी कि जैसे ये पहाड़ है तो इसमें हमें लंबाई में नहीं बल्कि इस प्रकार समोच्च रेखाओं में समांतर हल चलाना चाहिए, जिससे पानी भी नहीं बहेगा, मिट्टी भी नहीं बहेगी। इसे समोच्च जुताई यानी कि काउंटर प्लफिंग कहा जाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, पहाड़ में सीधा ना हल जोतकर समुच्च रेखाओं के समांतर हल करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्च जुताई। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान यानी कि सीढ़ी रूप में। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकती है। सीधी अगर हम नहीं बनाएंगे सोपान, सीढ़ी जैसी आकृति की मतलब खेती नहीं करेंगे वहाँ सीढ़ी नुमा खेती, तो क्या होगा, पानी लगाएंगे वो सीधा मृदा को बहाकर ले चलेगी। और अगर हम सीढ़ी नुमा बनाएंगे तो हमारी मिट्टी हमारे खेत में ही रुकी रहेगी, मतलब कुछ हद तक रोक लेगी। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। अब ये दो तरीके तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा एक तरीका है कि हम फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगा सकते हैं अलग अलग। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। और क्या बोलते हैं, जो ये कृषि है इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिप वाइज, यानी कि पट्टियों में पहले एक में अनाज बो दिया, फिर दूसरे में पट्टी में घास, तो इस प्रकार जब हम करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टी कृषि। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। और ये कहाँ पर होता है, ज़्यादातर मैदानों में, जहाँ पर ज़्यादा अपर्दन होता है हवा की वजह से, तो वहाँ पर हम खेत के चारों ओर पेड़ों को एक लाइन में लगा सकते हैं, जिससे एक मेखला टाइप बन जाती है। और
इससे भी हम मृदा अपरदन कम कर सकते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है और इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है पश्चिमी भारत में। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।